हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आप सभी को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 में हम लोग जो है वो प्रवेश कर चुके हैं। और अब जो है आपके सामने मैं यहाँ पर 2022 का जो लास्ट हमारा वीक था, हमारा जो लास्ट वीक था 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड था, उसके करंट अफेयर्स को हम लोग अभी जो है वो कवर अप करेंगे। और सभी को दोबारा से यहाँ पर हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और मेरे साथ आगे जो मैं आपको क्वेश्चंस और जो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी बताऊंगी, उन सब की भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो पूरे हफ्ते में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहे, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट रहे हैं वो तो वैसे भी मैं आपको करंट अफेयर्स की डेली की क्लासेस में करवाती ही हूँ। यहाँ पर हम लोग जो हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनसे जुड़ी हुई हम चीजों को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आर्टिकल है वो है अमृत भारत स्टेशन। अभी एग्जाम में इससे आने का चांस कुछ ज्यादा है कि जो ये अमृत भारत स्टेशन का प्रोग्राम है, ये क्या है, किसने स्टार्ट किया है, क्या सरकार इसमें करना चाह रही है। देखिए, अभी हमारी रेलवे मिनिस्ट्री जो है उन्होंने ही इस पूरी स्कीम को लॉन्च करा है, जिसका नाम है अमृत भारत स्टेशन। ऑलरेडी हमारी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट करके स्कीम जो है वो ऑलरेडी चल रही है ना। चलो, वो तो एक लोकल जो पीपल है उनके काम को बढ़ावा देने के लिए चल ही रहा है। लेकिन इसके अलावा भी अमृत भारत स्टेशन स्कीम क्या कहती है? ये स्कीम कहती है भाई कि जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन हैं, जितने भी हमारे स्टेशन है, उनकी यहाँ पर दीर्घकालीन के लिए बहुत लंबे समय की दृष्टिकोण को देखते हुए उनको क्या किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा। उसके लिए क्या तैयार किया जाएगा? मास्टर प्लान। ठीक है, मास्टर प्लान में क्या होगा? जितने भी रेलवे स्टेशन है, उसमें जो हमें मिनिमम फैसिलिटीज की यहाँ पर जरूरत होती है, ऐसी फैसिलिटीज जो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जैसे कि कोई रूफ प्लाजास का बनाना, रूफ प्लाजा का तैयार होना, और इस तरीके से जो भी एक स्कीम होती है वो यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी दिव्यांग जन महिलाएं हैं, उनके लिए भी यहाँ पर अलग से फैसिलिटीज यहाँ पे दी जाएगी। प्लस यहाँ पर वाईफाई, हर एक स्टेशन पे वाईफाई का एक्सेस हो। प्लस इसी में ही 5G टावर वो भी लगे हुए हों। फर्नीचर, जैसे कि हम वेटिंग रूम में जब जाते हैं तो उसमें जो फर्नीचर होता है वो भी बहुत वर्ल्ड क्लास हो वहां पर, ताकि जो है वो और ज्यादा कंफर्टेबल हो लोगों के लिए। प्लस जो वहां पे वॉशरूम्स बनाए जाएंगे, जो वहां पे टॉयलेट्स बनाए जाएंगे, वो टॉयलेट्स भी कैसे बनाए जाएंगे? वो हर एक पर्सन को ध्यान में रखते हुए, जो दिव्यांग जन है, फीमेल है, सबको ध्यान में रखते हुए ये चीज की जाएगी। बेसिकली आप कह सकते हो कि वो क्या होंगे, सारी की सारी चीजें यूजर फ्रेंडली होंगी, हम सबके लिए एक तरीके से आसान करने का काम किएगा। प्लस जितने भी रेलवे स्टेशन पे साइन होते हैं, वो साइन भी कैसे होंगे? सबको समझ में आने वाले साइन होंगे, ताकि हर एक को यहाँ पर समझ में आए कि वो साइन का क्या मतलब है। प्लस वो क्या होंगे, सारे ही ग्रीन होंगे। हर चीज को ग्रीन किया जाएगा ताकि किसी भी चीज का हार्म ना हो हमारे एनवायरमेंट पे। सभी लोग जानते हैं अभी हम G20 भी कंडक्ट कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें कंडक्ट कर रहे हैं। तो हमारा बहुत फोकस रहता है एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो इसके अंदर क्लाइमेट चेंज के ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा कि क्लाइमेट चेंज पे हर एक चीज को मतलब दिमाग दिमाग में रख के बनाया जाएगा। सो सबको क्लियर हो गया? अमृत भारत स्टेशन, ये बेसिक फैसिलिटी सबको दी जाएंगी, उसी का प्लान है। आगे आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि ये सारी चीजें हमें मिलेंगी। बिजनेस मीटिंग्स कंडक्ट करनी है, उसके लिए भी यहाँ पर मिलेगा। होर्डिंग्स बनाई जाएंगी, स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से तैयार किए जाएंगे। तो आगे आने वाले समय में हमारे रेलवे स्टेशन भी बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्लास दिखने वाली है। तो ये है अमृत भारत की। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट इस पूरे हफ्ते की ये थी। बढ़ते हैं हमारे सेकंड आर्टिकल की तरफ। सेकंड आर्टिकल अभी आ रहा है ट्रेडमार्क के ऊपर। एक्चुअली में क्या हुआ है, जो एक कंपनी है रूह अफ़ज़ा, सब लोगों ने पिया है ना रूह अफ़ज़ा, तो है ना, सब लोगों ने हमदर्द रूह अफ़ज़ा जो आता है सब लोगों ने पिया है उसको। तो रूह अफ़ज़ा जो है वो काफी ज्यादा फेमस प्रोडक्ट है। गर्मियों में, गर्मियों की छुट्टी हो या गर्मियों हो, हम लोग बहुत ज्यादा इसको पीते हैं। सो अभी एक और नया यहाँ पर जो है प्रोडक्ट आया है, जिसका नाम है दिल अफ़ज़ा। दिल अफ़ज़ा भी शरबत यहाँ पर बेचते हैं। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली इस पे रोक लगा दी गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शरबत दिल अफ़ज़ा है उसको यहाँ पर बोला गया कि क्योंकि ऑलरेडी रूह अफ़ज़ा जो है वो एक ट्रेडमार्क बना हुआ है। ट्रेडमार्क समझते हैं ना सब लोग? ये GI टैग जो है,
या फिर ये ट्रेडमार्क है, या ये कॉपीराइट है, ये सब इसी का ही पार्ट होता है। मैं भी पूरा एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पर, ठीक है। जो रूअफ़ज़ा है यहाँ पर, वो बांग्लादेश की जो है वक्फ कंपनी, उससे ही यहाँ पर बना हुआ है, और उसके बाद से ये चीज जो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब में इस चीज की यहाँ पर बिक्री की जा रही है। ये एक्चुअली में बनाया तो गया था, दिल्ली से स्टार्ट किया था इसको एक्चुअली में। सो ये जो है एक कंपनीज इसको फाउंड कर रही है यहाँ पर। और फिर उसके बाद इसमें जो है एक और दिल अफ़ज़ा करके आ गई, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके ऊपर क्या लगा दिया, अभी रोक लगा दी, क्योंकि यहाँ पर ये किसको हनन कर रहा है, आईपीआर को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हनन कर रहा है। सो मैं आपको बता दूं यहाँ पर पहली चीज तो, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसी चीज होती क्या है। बौद्धिमत्ता से आपके बनाई हुई चीजें आईपीआर कहलाती हैं। इस आईपीआर में ही आपकी क्या चीजें आती हैं, हमारा कॉपीराइट आता है, हमारा ट्रेड मार्क आता है, हमारा जीआई टैग आता है, ठीक है, आईपीआर। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, जो यूएन की क्या है, यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी में भी काउंट की जाती है, वीपो। वीपो की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सो कॉपीराइट वैसे हम किस चीज के लिए देते हैं, जो कि कैसी लिखी होती है, रिटर्न होती है। कोई भी नोट्स हो गए, जैसे हमारे एससीएस के, हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स हो गए, तो उसमें हमारा कॉपीराइट है, ठीक है। तो वो किसी भी तरीके का रिटर्न हो सकता है, कोई भी प्रिंटेड मटेरियल हो सकता है, किसी भी मूवी की स्क्रिप्ट हो सकती है, किसी सीरीज की स्क्रिप्ट हो सकती है, किसी सॉन्ग का कॉम्पोजिशन हो सकता है। तो वो सब क्या होता है, कॉपीराइट में आता है। ट्रेडमार्क क्या चीज होती है, ये जो प्रॉब्लम हुई है वो अभी ट्रेडमार्क के ऊपर ही हुई है। सो ट्रेडमार्क क्या होता है, एक कंपनी की पहचान बनता है वो। सो ट्रेडमार्क जो है वो एक कंपनी की पहचान के रूप में हमें निकल करके आता है। सो ट्रेडमार्क वो ये बताता है कि भाई इस चीज का यहाँ पर जो है इसी का अधिकार है। जैसे अभी आप यहाँ पर जो है, अगर मैं ये साइन बना दूं आपके सामने, इस चार सर्कल्स को देखकर आपके दिमाग में एक ही पिक्चर आएगी, ऑडी। आएगा ना सबके दिमाग में। तो यही एक इस तरीके का मार्क बनाना होता है, जो कि आपको बाकी चीजों से आपको अलग बनाता है। वैसे ये लोगो भी है, बिल्कुल ये लोगो भी है। तो ये आपको एक अलग पहचान देता है, एक साइन आपका होता है, मार्क होता है। ये जो है इंडिया में कौन से एक्ट के तहत चल रहे हैं, ये हमारे इंडिया में ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999 के तहत चल रहे हैं, जिसको सरकार ने 2010 में अमेंड भी किया था। ऐसे ही हमारे जीआई टैग होते हैं। जीआई टैग का भी नेक्स्ट आर्टिकल आने वाला है, तब मैं आपको वहां पर पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि जीआई टैग क्या होते हैं। सो आईपीआर कहलाते हैं, समझ गए सब लोग, इसको आईपीआर कहते हैं। ट्रेडमार्क, पेटेंट कराना, ट्रेड के सीक्रेट्स बताना, वो सब इसी में ही आता है। ये सब है पेटेंट करवाना किसी भी इन्वेंशन को। पेटेंट का मतलब क्या होता है, आपने कोई भी इन्वेंशन करी है, उसको आपने अपना ही पेटेंट करवा लिया है। ऐसे ही एक होता है ट्रेड के सीक्रेट, कि आपकी भाई जो आपने बनाई है उसकी रेसिपी, वो रेसिपी वगैरह चीजें हो गई, वो किसके अंदर आती है, यहाँ पर ट्रेड के सीक्रेट में आती है। तो इस तरीके से ये पूरा जो है आपको पता होना चाहिए। और जितना भी ये सारी चीजें हैं, ये कितने सालों के लिए वैलिड होती हैं, ये 10 सालों के लिए वैलिड होती है। बस पेटेंट है यहाँ पर जो 20 सालों के लिए वैलिड होता है, ठीक है। बाकी कॉपीराइट आप 60 ईयर्स के लिए भी वैलिड रख सकते हैं, बाकी ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के तक के लिए रहते हैं। और ये सब हमारे इंडिया में कौन सी मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री का नाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ मिनिस्ट्री, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये मिनिस्ट्री है जो इसका पूरा देख रेख करती है। इसमें कौन सा डिपार्टमेंट, देखिए इसमें है डीपीआईआईटी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट डीपीआईआईटी। वो इसके ऊपर यहाँ पर पूरा का पूरा काम देखता है, ठीक है। ये पूरा चेक करता है, ये पूरा एक इशू करता है सारी चीजों को। अभी मैं डीपीआईआईटी और जीआई टैग के बारे में अब इसी लेक्चर में आगे भी बताऊंगी, बिकॉज अभी हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये केस था ट्रेडमार्क के ऊपर। यू शुड नो रुअफ़ज़ा दिलाफ़ज़ा भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर आईपीआर जो है ये, उनसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है राइट टू रिपेयर। अब ये नया एक राइट आया है, सो आपको पता होना चाहिए राइट टू रिपेयर किससे जुड़ा हुआ है। राइट टू रिपेयर का जो पूरा टॉपिक है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये अभी इसके बारे में आपको मेरे को 2-3 इंफॉर्मेशन बतानी है। अभी न्यूज में काफी ज्यादा चल रहा था ये।
अब देखो, जैसे आपको भी पता है कि हम लोग जो है सब लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं, हम लोग उपभोक्ता हैं, हम लोग कंज्यूमर हैं। तो अभी जो कंज्यूमर डे था दिसंबर 24 को, देखो इस महीने के डेज मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इंपॉर्टेंट वाले, जो आपको पढ़ के जाने हैं, जिनसे हाई चांस है क्वेश्चन। तो ये जो हमारे 24 दिसंबर है, 24 दिसंबर को हम नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं, जिसकी थीम आपके सामने है, इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ केसेस एंड कंज्यूमर कमीशन, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स देखती है। उन्होंने एक नया पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है राइट टू रिपेयर। देखिए, राइट टू रिपेयर क्या होता है कि अगर आपने कुछ भी, आप यहाँ पे जानना चाहते हैं, कोई भी ग्राहक है वो ये जानना चाहता है कि भाई उसकी जो भी प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ गई, उसकी मरम्मत कराना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ मूल निर्माता हो, जो उसने जिसने ओरिजिनली बनाया है, सिर्फ उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे आप। आप किसी और पे भी जाके डिपेंडेंट हो सकते हो, आप किसी थर्ड पार्टी से भी यहाँ पर जो है वो आप अपना चीज को ठीक करवा सकते हो। इसी कहते हैं हम राइट टू रिपेयर। तो राइट टू रिपेयर जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट जितना भी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे फार्म के हो, ट्रैक्टर हो, किसी भी तरीके की चीजें हो, वो आप क्या करवा सकते हो, ओरिजिनल से बढ़िया आप किसी और भी जगह थर्ड पार्टी के थ्रू भी आप अपनी उस चीज को रिपेयर करवा सकते हो। इसे कहते हैं हम यहाँ पर राइट टू रिपेयर। यूएसए इसको भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। यूएसए में न्यूयॉर्क जो है वो यहाँ पे फर्स्ट स्टेट बनी है यूएसए की, जिसने यहाँ पर ये सब चीजें जो है वो पूरी लागू कर दी हैं। ठीक है, तो एक ये हमारा इंडिया का, आपको ये चीज जो है राइट टू रिपेयर, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। ये सब एग्जाम में इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी रिसेंटली ही राइट टू रिपेयर का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। सो यू शुड नो अबाउट दिस। दिल्ली में ही इसका समिट हुआ था, वहां पर ये चीज लॉन्च की गई है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है लायन कंजर्वेशन। अभी तक आप लोगों ने डॉल्फिन कंजर्वेशन सुना होगा, बहुत सारे आपने इस तरह की कंजर्वेशन चीजें सुनी होंगी। तो लायन कंजर्वेशन के लिए भी रिसेंटली अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, लायन @1747, विजन फॉर अमृत काल फॉर लायन कंजर्वेशन। ठीक है, ये अमृत काल के लिए, जो हमारा अमृत काल अभी चल ही रहा है, उसके लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है लायन @47। ठीक है, तो अब ये लायन कंजर्वेशन के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि लायन जो है उसको कंजर्व करने की यहाँ पर बात चल रही है। ऑलरेडी आप सोचेंगे कि पहली बार ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली बहुत बार ऐसे प्रोजेक्ट तैयार किए जा चुके हैं यहाँ पर, पहले भी ऐसे प्रोजेक्ट हो चुके हैं। जैसे कि एक प्रोजेक्ट आया था जो एशियाटिक लायन है, एशियाटिक जो शेर है, उसके लिए ये चीज स्टार्ट की गई थी पहले भी। ठीक है, 2021 तक चल भी रहा था ये प्रोग्राम पूरा, जिसमें जितने भी हमारे गिर एरिया है, गिर गुजरात में जितने भी लायंस हैं, उनको यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाएगा। उनके ऊपर क्या लगाया जाएगा, जीपीएस सिस्टम की ट्रैकिंग लगाई जाएगी, ताकि हमें ये पता रहे कि वो एनिमल किसी व्हीकल में है या कहाँ पर है, उसका पूरा जीपीएस सिस्टम के थ्रू ट्रैक करना उसको। हम जीपीएस का बहुत फायदा उठाते हैं, उठाना भी चाहिए। वो सब किया जाएगा। उनसे जुड़ी हुई जितनी भी वैक्सीन चाहिए होंगी, जितने भी वेटेरिनरी हॉस्पिटल्स चाहिए होंगे, जो एनिमल्स के हॉस्पिटल्स होते हैं, वो बनाए जाएंगे। बैकअप रखा जाएगा, एम्बुलेंस रखी जाएगी, उनसे जुड़े हुए जितने भी वाइल्ड लाइफ सेल होंगे, जो उनकी जरूरत होती है, वो होगा यहाँ पर। क्राइम सेल होगा यहाँ पर। सेंसर लगाए जाएंगे, हीट सेंसर लगाए जाएंगे, मूवमेंट को देखने के लिए सेंसर लगाए जाएंगे। तो ये सब चीजें यहाँ पर की जाएंगी। ठीक है, सो अब यहाँ पर जो है ये पूरा हमारे आपको मतलब पूरा ये वाली जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, एशियाटिक लायन है अभी भारत के अंदर, बंगाल जो है वो टाइगर्स हैं, वो लायन की बात हो रही है अभी यहाँ पर। तो एशियाटिक लायंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो लायंस को यहाँ पर इंडिया में जो है प्रेजेंटली गिर के अंदर और गिरनार सेंचुरी, काफी जगह पे इनको प्रोटेक्ट यहाँ पे किया जा रहा है। सो आपको लायन का जो है एक स्टेटस, पूरा टाइगर का तो सब लोग पढ़ते ही हैं, अब आपको लायन का भी स्टेटस जो है वो पूरा पता होना चाहिए। और वर्ल्ड लेवल पे आपको ये पता होगा कि लायन के लिए एक डे भी मनाया जाता है, वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है लायंस के लिए। ठीक है, सो लायन का आपको पता होना चाहिए, ये वल्नरेबल सिचुएशन में है, और अभी तक के स्टेटस के हिसाब से करीब करीब भारत के अंदर जो लायंस हैं वो है 674, सॉरी यहाँ लिख रही हूँ मैं, 674 लायंस हैं। और अभी ये इंक्रीज हुए हैं ऐसा कहा जा रहा है। और सरकार ने लायंस के लिए जो है 10 अगस्त को ही जो है वो प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट लायन वो भी ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, ताकि हम लोग लायंस को यहाँ पर बचा सके। सबसे ज्यादा लायंस कहाँ है? गिर नेशनल पार्क, ठीक है, ये वाला ससान गिर नाम है इसका, वहां पर आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। इसके अलावा और भी जगह पे हैं, जैसे कि कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश वाली, और भी है, बट ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये बिग कैट है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, लायन को कंजर्व करने के लिए एक सेंसस भी चलता है हर 5 सालों बाद। हर 5 सालों बाद जो है वो एक बार लायन कंजर्वेशन का, या लायन कितने हैं उनके लिए एक सेंसस भी कंडक्ट किया जाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हाई चांस है कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के अंदर इस पूरे स्लाइड से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा ही बनेगा। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है, ये वर्ल्ड लेवल पे भी निकाला गया है। वर्ल्ड लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की पोजीशन जो है वो, मतलब 169 कंट्रीज का यहाँ पर जो है वो पूरा एक सर्वे किया गया था, 169 कंट्रीज का, ताकि हम ये चेक कर सके कि सोशली लेवल पर क्या प्रोग्रेस चल रही है। ठीक है, इंडिया में भी इस चीज को निकाला गया है। तो 169 कंट्री में इंडिया की पोजीशन क्या है? 110 रखी गई है। लेकिन सेम चीज इंडिया में यहाँ पर किसने रिलीज करी है? ये रिलीज करी है हमारी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, जो प्रधानमंत्री के लिए इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है, जिसे हम कहते हैं आर्थिक सलाहकार परिषद। ये जो है वो इकोनॉमिक एडवाइस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करती है, प्राइम मिनिस्टर ही इसको बनाते हैं यहाँ पर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है या फिर और भी जो भी इकोनॉमी से जुड़े हुए कार्य होते हैं वो सब इनके यहाँ सौंपे जाते हैं। सो इसको यहाँ पर तैयार किया गया और यहाँ पर इसको निकाला है कॉम्पिटिटिव एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव। हिंदी में इसको हम कहेंगे प्रतिस्पर्धात्मक और सामाजिक प्रगति अनिवार्य संस्थान। जिनके स्कोर्स क्या रहे हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, हमसे पूछा जाएगा ये स्कोर्स के ऊपर डेटा जो है ना, ये हमारे एमसीक्यू एग्जाम्स में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, हाई चांस है कि क्वेश्चन आएगा। सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहाँ का मिला है पूरा स्कोर? वो है पुडुचेरी का। सबसे लोएस्ट झारखंड और बिहार का। और ह्यूमन नीड्स को बहुत बेहतर तरीके से समझने वाले जो है वो कौन है? गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड चंडीगढ़। गोवा इज अ स्टेट, गोवा स्टेट हमारा 1987 में बना है। ठीक है, उससे पहले ये यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। ऑपरेशन विजय 1961, 19 दिसंबर को हमने इनको ऑब्टेन किया। जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताती हूँ ना, जिसको नहीं पता है वो जरूर लिख ले। हाँ, आप में से जिन जिन छात्रों को वो आती है ऑलरेडी, उस उनको लिखने की जरूरत नहीं, उनको तो दिमाग में है ही। तो लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो जरूर इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर ले। उसके अलावा वेल बींग होना, मतलब एक बहुत ही तरीके से अच्छे से सिटीजन्स को रखने में किन किन लोगों ने यहाँ पर योगदान दिया है, वो है हिमाचल, मिजोरम, लद्दाख, गोवा। और एनवायरनमेंट के मामले में तो हमारी तीनों यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आई हैं, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। और अगर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटी किसने बहुत अच्छे से क्रिएट करी है, अवसरवाद किसने दिया है, वो है तमिलनाडु। ठीक है, और अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट सबसे बेहतर कौन तरीके से परफॉर्म कर पाए हैं, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर आते हैं, टॉप पर आता है आइजोल। आइजोल किसकी कैपिटल है? मिजोरम की। फिर आता है सोलन। ठीक है, सोलन भी कहाँ? हिमाचल। और फिर आता है शिमला, शिमला भी कहाँ है? हिमाचल। तो ये सारी जगह ने यहाँ पर बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। सो हमसे ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये सारा कुछ रहेगा। ठीक है, और अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे बात करूँ तो आपको मैंने बताया इंडिया की रैंक 110 है। तो आप सोचेंगे कि फर्स्ट कौन है वर्ल्ड पे? देखिए वर्ल्ड पे फर्स्ट आया है नॉर्वे। ठीक है, एचडीआई में भी नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन ये टॉप पे रहते हैं, यहाँ पर भी यही है, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, स्वीडन ये टॉप पे है। ठीक है, सो इस तरीके से याद करना। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, सामाजिक प्रोग्रेस इंडेक्स सबको क्लियर हो गया है यहाँ तक? ये किस तरीके से निकालती है, ये अलग अलग चीजों को ध्यान में रखते हुए, कैटेगराइज करते हुए सबका ये एक पूरा इंडेक्स को निकालती है। तो हमसे इंडेक्स, जो भी रिसेंटली एग्जाम आपका आने वाला है 2 से 3 महीनों के भीतर, जो भी एग्जाम आ रहा है उसमें इनसे जुड़े हुए आपसे सवाल का चांस है कि आपसे ज्यादा सवाल इसमें किए जाएंगे। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है जीआई टैग। देखिए जीआई टैग्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी स्टेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अभी लेटेस्ट जो है वो यहाँ पर जीआई टैग्स में लेटेस्ट जो है काफी सारे यहाँ पर
ऐड किए गए हैं। अभी रिसेंटली कौन सा ऐड हुआ है? अभी रिसेंटली यहाँ पर तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम जो है, एक चने, लाल चने यहाँ पर रिसेंटली ऐड हुए हैं, और इसी के तहत भारत के अंदर अब जीआई टैक्स का जो पूरा नंबर है वो 432 से ऊपर पहुंच गया है, जिसके अंदर अभी सबसे ज्यादा जो है वो आ गया है। अगर मैं बात करूं अभी रिसेंटली, चलो ये तो हुआ, ये मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पर केरल में भी अभी 9 जीआई टैग्स को ऐड किया गया है। 9। ठीक है, तो इस तरीके से अभी ये जो है यहाँ पे तेलंगाना में ऐड हुई है। तंदूर रेड ग्राम जो है ये क्या है? ये एक चना है जो कि तेलंगाना के विकाराबाद एरिया में उगाया जाता है, और इसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर करीब 22 से 24% का जो है वो प्रोटीन मिलता है, और जो कि बहुत ज्यादा एक जरूरी है हमारे लिए। और बहुत सारे और भी जीआई टैग्स यहाँ पे दिए गए हैं, किसको दिए गए हैं? केरल को। सो बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, सो हमसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। अगर मैं दिसंबर मंथ की बात करूँ तो रिसेंटली दिसंबर में इन सबको दिया गया है। एक तो केरल को, ठीक है, 9 बताया मैंने। एक आपको बताया तेलंगाना का, और किस किस को दिया है अभी रिसेंटली ही? यहाँ पे दिया है एक आसाम को। आसाम को क्या दिया है? एसमीज गमोछा। ये दिसंबर मंथ के जीआई टैग्स बता रही हूँ मैं, 2022 के। ऐसे ही लद्दाख में एक अखरोट, उनको भी दिया गया है, सॉरी एप्रिकॉट्स को दिया गया है, वो है रट्सके करपो एप्रिकॉट्स को। ठीक है, ऐसे ही जो है महाराष्ट्र के एक अनियन को, प्याज को, महाराष्ट्र के अलीबाग के वाइट अनियन को दिया गया है। बाकी सब केरल के दिए गए हैं 9, और एक दिया गया है तेलंगाना का एक। तो ये सब है आपके दिसंबर मंथ के, इससे बाहर नहीं है। अभी रिसेंटली है 432 हो गए हैं। ठीक है, 432 की अगर मैं बात करूं, इन 432 में से 401 वो प्रोडक्ट है जो भारत ओरिजिन के हैं, और 31 ऐसे हैं जो फॉरेन ओरिजिन के। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि 432 में 432 ही सारे ही हमारे इंडिया ओरिजिन के हैं, मतलब यहीं पर ही उनका जो है स्रोत है? ऐसा नहीं है, उनका स्रोत फॉरेन भी है। ठीक है ना, तो ये आपको पूछा जा सकता है, ये एग्जाम में बन सकता है। ये गमोछा क्या होता है? ये गमछा टाइप है, गमछा ही होता है ये जो है। एक लाल कलर के बॉर्डर्स होते हैं जो आदमी और औरत दोनों पहनते हैं, जो भी उन्होंने पूजा वगैरह करनी होती है उसके तहत उसको पहना जाता है। ठीक है, तो ये बस ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके के आइटम्स जीआई टैग पूछे जा सकते हैं। जीआई टैग जो है हम लोग यहाँ पर किसके तहत देते हैं? डब्ल्यूटीओ के साथ ट्रीटी साइन करी थी 1999 में, और ठीक है 1999 में हम लोगों ने ट्रीटी साइन करी थी, जिसके तहत देते हैं। भारत का पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइएगा सब लोग। जो भी बच्चे ये लेक्चर पूरा सुन रहे हैं वो ये बताएं कि जीआई टैग पहला किसको दिया गया था और कब दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट न्यूज, जो अभी हमारी प्रसाद स्कीम है, उस प्रसाद प्रोजेक्ट को अभी श्रीसेलम आंध्र प्रदेश में भी इसको स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं, जो हमारी प्रसाद स्कीम है, ये प्रसाद स्कीम ऑलरेडी चल रही है, नहीं कि अभी स्टार्ट हुई है, नहीं, ये अभी ही चल रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये हम चाह रहे थे कि इन स्कीम्स को ना टूरिज्म बढ़ावा में दिया जाए, किसी भी तरीके इनको टूरिज्म में और कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, उसको हम यहाँ पर बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो प्रसाद स्कीम टूरिज्म में जितनी भी हमारी ऐसी जगह है जो पिलग्रिमेज से जुड़ी हुई है, तो पिलग्रिमेज सेंटर से जुड़ी हुई है, जहां पर हम लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट करें टेम्पल्स की, हम लोग उसके लिए प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली ही वहां पर जो है इस चीज का श्रीसेलम के अंदर इनॉग्रेशन किया। श्रीसेलम में क्या है? श्रीसेलम में वहां पर टेम्पल बना हुआ है जहां पर ये चीज की गई है, और इसके लिए सरकार ने करीब करीब जो है 48 करोड़ रुपीस दिए हैं श्रीसेलम के टेम्पल में इसको बेटर करने के लिए। श्रीसेलम कहाँ पर है? श्रीसेलम जो है हमारा वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ये मैंने बताया आपको, श्रीसेलम आंध्र प्रदेश के अंदर बना हुआ है, और ये आपको
श्रीशैलम का मैं बता दूं थोड़ा सा, श्रीशैलम टेम्पल के बारे में अगर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं, उसका दूसरा नाम है श्रीशैलम टेम्पल का मल्लिकार्जुन टेम्पल। शिव जी और पार्वती जी को डेडिकेटेड है वो टेम्पल, और शैविज्म को। और साथ साथ ही हमारे भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग भी है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट में बढ़ते हैं यहाँ पर पेट्रोइट डिफेंस सिस्टम के ऊपर। अब आप सोचेंगे पेट्रोइट डिफेंस सिस्टम क्या है, तो मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि यूक्रेन को कौन दे रहा है, यूएसए। यूएसए ने इस चीज को अनाउंस किया है कि हम ये वाला जो है पूरा डिफेंस सिस्टम यहाँ पर दे रहे हैं, किसको, यूक्रेन को, पेट्रोइट डिफेंस सिस्टम। ठीक है। सो ये जो एक तरीके से कैसा है, ये ऐसा नहीं कि अभी यूज किया जा रहा है, बहुत जगह पहले भी यूज किया जा रहा है। मिडल ईस्ट जो है पूरा, वहां पर इसको पूरा इस्तेमाल पहले भी कई बार किया जा चुका है। तो ये सरफेस से एयर, ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। सरफेस से एयर इसको जो है वो दागा जाता है। और ये इसी तरीके का सिस्टम है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर ईरान, सोमालिया, नॉर्थ कोरिया वगैरह यूज कर रहे हैं। तो ये सिस्टम जो है यहाँ पर एक यूक्रेन को और बेटर रूप में यहाँ पर काम करने में मदद कर सकता है। ठीक है। और ये यूएसए का ये जो पूरा सिस्टम है, ये नीदरलैंड्स, कुवैत, ताइवान, रोमानिया, स्वीडन, पोलैंड, बहरीन, इन सब ने यहाँ पर किया, और ये काफी एक बेटर तरीके से यूक्रेन को मदद करने वाला है। तो हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा कि पेट्रोइट डिफेंस सिस्टम जो है ये कहाँ का है, या ये कौन किसको दे रहा है, ये पेट्रोइट डिफेंस सिस्टम। सो ये पेट्रोइट डिफेंस सिस्टम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस, आ सकता है इस पे क्वेश्चन। मैंने तो सारे आर्टिकल्स ही वही चूज किए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक आर्टिकल वही है, मतलब आप देखेंगे, आप पढ़ ही रहे हो पूरा, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि एक एक आर्टिकल आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाने वाला है। एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा अलग नहीं है, सब कुछ वही है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है। अब रिसेंटली यहाँ पर जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, सबने पढ़ा हुआ यूनेस्को के बारे में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भारत में अभी 40 हैं। तो जब भारत की तरफ से सिफारिश जाती है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने जो है उनकी हमारे यहाँ से सिफारिश गई और यूनेस्को ने ऐड कर दिया, ऐसा तो है नहीं। तो यूनेस्को क्या करता है ना, वो पहले क्या करता है, अपनी टेंटेटिव लिस्ट बनाता है। टेंटेटिव लिस्ट का मतलब होता है अस्थायी सूची बनाता है, जिसमें वो ऐड करता है, अस्थायी रूप से ऐड करता है। उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा फाइनल ऐड हो जाएगी। तो इनकी जो अस्थायी रूप से ऐड हुई है, इसमें भारत की अभी दो ने और जगह बना ली है। वो है गुजरात का वाडनगर टाउन, और मोढेरा का सन टेम्पल, और उनाकोटी त्रिपुरा की। तो ये तीन जगह ऐसी हैं जिन्होंने जगह जहाँ पे ऐड हो गई हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ पर गुजरात का जो यहाँ पर वाडनगर टाउन है, ये ऐड हुआ है। ठीक है। सो वाडनगर टाउन के बारे में अगर बताऊं मैं थोड़ा सा कि आपसे क्या एग्जाम में आ सकता है, तो ये पूछा जा सकता है वाडनगर टाउन कहाँ पर है। तो ये मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, गुजरात का, गुजरात के मेहसाना एरिया में। सो एक तो ये पूछा जा सकता है मेहसाना में। और ये कैसी लोकेशन है, ये बुद्धिस्ट लोकेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, जिसको किसने ढूंढा था, वही पर्सन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होगे नाम, कभी ना कभी तो जरूर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इस पर्सन का नाम, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं। और पहले क्या थे ये जो हमारा पुरातत्व विभाग है उसके फाउंडर है ये पर्सन। तो इन्होंने इस चीज को यहाँ पे ढूंढा था। और एक और चीज बता दूं, वाडनगर का जो टाउन है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जन्म स्थान भी है। ठीक है। और ये जो जगह है, इस जगह का नाम हमारी महाभारत, हमारी जो एपिक है महाभारत, उसमें भी इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनेगा। फिर इसके बाद एक तो ये ऐड हुआ है, एक सन टेम्पल ऐड हुआ है। पहला तो ये ऐड हुआ, दूसरा हुआ है सन टेम्पल। ठीक है, सूर्य देव को डेडिकेटेड टेम्पल है मोढेरा में। जैसे आपने एक सुना होगा कोणार्क उड़ीसा वाला, वो तो सुना होगा ना। तो ऐसे ही एक ये भी है। और एक और चीज बता दूं, ये भी कहाँ है, मेहसाना में। तो आपको याद रखना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, दोनों ही मेहसाना के अंदर है, तो इजी हो जाएगा याद करना। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि ये वाला सन टेम्पल किसने बनाया था, किसने बनाया था, ये बनाया था चालुक्य डायनेस्टी के भीमवन ने, चालुक्य साम्राज्य के भीम राजा ने इसको बनवाया था। और अभी इसको कौन संभाल रहा है, यही अलेक्जेंडर कनिंघम ने जिसको बनाया था, ASI, वही इसको अभी भी संभाल रहा है।
आ सकता है ना इस पे क्वेश्चन। सूर्य देव को हिंदुइज्म को डेडिकेटेड है, यहाँ पे मोदेरा डांस फेस्टिवल भी कराया जाता है। ठीक है, तो ये आ सकता है एग्जाम में, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ सकता है। और तीसरी ऐड हुई है यहाँ पर, त्रिपुरा की एक केव्स है, गुफा है। ठीक है, उनाकोटी जगह का नाम है, उनाकोटी केव्स। यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में छोटी छोटी सी केव्स बनी हुई हैं। और ये किसको डेडिकेटेड है? हमारे महादेव, हमारे शिव जी को डेडिकेटेड है ये। तो ये आ सकता है। उनाकोटी का मतलब क्या होता है? उनाकोटी 1 करोड़ से कम, है ना। उनाकोटी 1 करोड़ से कम, कोटि मतलब 1 करोड़, उना मीन्स कम, तो 1 करोड़ से एक कम। ठीक है, तो ये यहीं पर ही लोकेटेड है, त्रिपुरा के अंदर। त्रिपुरा के उनाकोटी एरिया में ही यहाँ पर ये लोकेटेड है। तो हमसे ये सवाल किया जा सकता है, किसको डेडिकेटेड है, कहाँ पर है। तो ऐसा आ सकता है। यहाँ पर एक शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा भी है, मूर्ति भी है, उनाकोटेश्वरा काल भैरव, ये भी बना हुआ है यहाँ पर। नंदी बैल की भी फोटो है यहाँ पर। बहुत सारी इमेजेस हैं ऐसी यहाँ पर, तो हमसे ये पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया सबको ये तीनों? ये तीनों हो सकता है आगे चल के यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह बना ले। अभी नहीं बनाई है, अभी ये क्या है, अभी ये टेंटेटिव अस्थायी लिस्ट में है। अभी ऑलरेडी कितनी है हमारी? 40 ऑलरेडी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। लाल बाजार में यहाँ पर डोकरा मेटल क्राफ्ट के लिए बोला गया कि वो हब बनता जा रहा है। डोकरा, डोकरा मेटल क्राफ्ट में मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट एंड कल्चर अगर आप पढ़ रहे हैं तो डोकरा आर्ट को जरूर पढ़ के जाइएगा। ये जो है वैक्स को यूज करके इसको बनाया जाता है। जो आप लोगों ने अगर पढ़ा हुआ है मोहनजोदारो के बारे में, मोहन, मेरे को लगता था कि मैंने ये इसलिए आर्टिकल इंक्लूड करा है क्योंकि मोहनजोदारो के अंदर एक जो डांसिंग गर्ल की प्रतिमा मिली थी, एक जो है नाचती हुई जो एक लड़की की प्रतिमा मिली थी ना, वो भी डोकरा आर्ट का ही एग्जाम्पल है। इसलिए मैंने डोकरा आर्ट यहाँ पर आपको इंक्लूड करवाया, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि डोकरा आर्ट मोहनजोदारो में था, और मोहनजोदारो को डिस्कवर किए हुए 100 साल हो गए हैं। 1922 में डिस्कवर हुआ था, आर डी बैनर्जी ने डिस्कवर किया था, और अभी 2022 चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो डोकरा आर्ट जो है वो अभी न्यूज में चल रही है, वेस्ट बंगाल के एरिया में इसको किया जाता है, और इसका जीआई टैग भी ऑलरेडी दिया जा चुका है। क्लियर होगी सबको बात? नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैंने ये चूज इसलिए किया क्योंकि रिसेंटली अभी जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो यहाँ पर एक स्टेटमेंट कहे हैं कि पूर्वोत्तर के लिए तेजी से काम करें, और पूर्वोत्तर के लिए पहले काम करें, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है उनके लिए। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुई है यहाँ पर, किसकी? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है, ये जोनल काउंसिल का हिस्सा नहीं है। जोनल काउंसिल हमारी 1956 में एक जोनल काउंसिल के नाम से बनाई गई थी। भारत में 5 जोनल काउंसिल हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं पहली सब स्टूडेंट्स को, हो सकता है आपको किसी जगह पर 6 दिखेंगे, पर मैं आपको पूरी तरीके से अभी क्लियर कर रही हूँ, ये 5 ही हैं। आपको बहुत सी वेबसाइट्स पे 6 मिलेंगी, तो आप लोग क्या करो, आप जोनल काउंसिल को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके सर्च करो, तो आपको आराम से जो है मिल जाएगा कि ये कितनी है। ये 5 ही है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है ना, ये जोनल काउंसिल का हिस्सा नहीं है। हमें लगता है कि यार जो जोनल काउंसिल्स है उसके अंदर नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडेड नहीं है, पूरा पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्व, तो उसमें क्या होता है, हमें लगता है कि शायद ये जो है इसी का पार्ट है जोनल काउंसिल का। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बिल्कुल अलग पार्ट है। उसके अंदर हमारी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में 8 आती हैं, 7 तो सिस्टर्स हो गई पूर्वोत्तर की, और एक आता है हमारा सिक्किम, जो कि हमारे भारत में 1975 36वें संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ऐड किया गया था। क्लियर होगी बात? तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताने के लिए बताया कि नॉर्थ ईस्ट पे ये क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी भी, एक जो सीडीएस का एग्जाम है, सीएपीएफ का एग्जाम है, यूपीएससी उसमें ये सवाल कर चुकी है ऑलरेडी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? सो ये आपको याद रखना है। और इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है अभी सरकार जो है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर किस किस पे काम कर रही है? शांति के लिए, बिजली के लिए, पर्यटन, 5G की सुविधा, संस्कृति, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको हम कहते हैं, खेल और क्षमता, इन सब चीजों के लिए जो सरकार है वो यहाँ पर कार्यरत है। तो एक ही याद रखिएगा, जोनल काउंसिल डिफरेंट होती है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बिल्कुल अलग है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। मैं दोबारा दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं तो गलत करके आते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल 1972 में बनाई गई थी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो पूर्वोत्तर की यहाँ पर जो सभा है, वो यहाँ पर 1972 में बनाई गई थी, इसीलिए इसके जो है 50 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी के लिए तहत इसको यहाँ पर
ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें 8 आती है पूरी। ठीक है, यहाँ ये बनाई गई थी कहाँ पर, शिलोंग में। ठीक है, और जो है यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स भी कहाँ पे हैं, शिलोंग में ही इसके हेडक्वार्टर, जिनका काम है कि जितनी भी ये सारी ये जो नॉर्थ ईस्टर्न है इन सब के बीच में क्या करना है, एक सामंजस्य बिठाना है, हाईवेज बनाना, रेलवे बनाना, इन सारी चीजों को जो है बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, इन्हीं की ये जिम्मेदारी दे दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, अभी रिसेंटली इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट हुआ है, 7th एडिशन उसका अभी स्टार्ट हुआ है। नीति आयोग इसको ऑर्गेनाइज कराती है, नीति आयोग जो कि 2015 1 जनवरी को बनाई गई थी। और इस बार की थीम, हमारे लिए थीम इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है इसकी, 5P। 5P क्या है, लोग, नीति, योजना, कार्यक्रम। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर एक बड़े बेसिन में छोटी छोटी नदियों की बहाली और संरक्षण का काम करना, क्योंकि क्या है आपको भी पता है कि हम लोग जो है बड़ी बड़ी नदियों के लिए तो बहुत काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी रिवर्स है उनके लिए तो काम करते हैं, पर छोटी नदियों के लिए कौन देखेगा। तो छोटी नदियों को भी यहाँ पर एक इम्प्रूव करने के लिए जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, जो कि भैरव सिंह शेखावत के अंडर जो है वो, सो ये जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज करा है ताकि हम छोटे छोटे नदियों के लिए भी करें। तो अभी रिसेंटली इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट जो है 2022 का यहाँ पर दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ किया गया है, दिल्ली में ही है, तो आपको याद रह जाएगा दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया। थीम हमसे पूछी जा सकती है यहाँ पर, सो ये आप याद रखिएगा। इन्होंने बोला था कि भाई जो हमारा नमामि गंगे का प्रोग्राम है 7 सालों से चलता आ रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसी के तहत हमने ये वाला एक समिट भी स्टार्ट करा है। ठीक है, ताकि हर रिवर को यहाँ पर क्या दे करके हम माता के रूप में मानते हैं हर रिवर को। हमारी इंडिया में बहुत से रिवर्स है, हमारी लाइफ लाइन है हमारी रिवर्स, तो उसी के लिए हमें बचाने के लिए ये सारे काम करने हैं। ठीक है भाई, सबको क्लियर हुआ यहाँ तक। ये थे हमारे आज के सारे आर्टिकल, मैंने आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया है। बस मैं वही सोच रही थी कि ज्यादा लंबा लेक्चर ना हो जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग सुनते सुनते बोर हो जाओ। तो मुझे बताइएगा कि बोर तो नहीं हो जाते हो सुनते सुनते लेक्चर को। क्लियर हो रहा है ना सबको यहाँ तक। तो आपके लिए मैं, आप बोर ना हो इसके लिए मैं कुछ 2-3 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ताकि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आए कि हमें आता है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस आता है हम लोगों को, कि हमें पता चलता है कि यार हमें आता है, हमारे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग एक अटेम्प्ट तो कर ही आएंगे, है ना, नॉलेज तो होगी हमें। तो अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज करी गई थी, दिसंबर की ही एक्सरसाइज है, इसलिए मैंने ये आपको आर्टिकल जो है दिसंबर का क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया आपसे, क्योंकि आप में से बहुत स्टूडेंट्स को ये आता होगा। तो ये जो है दिसंबर में ही, 16 दिसंबर से लेकर के जो है 29 दिसंबर तक इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। नाम है इसका सूर्य किरण, जो हम इंडिया और नेपाल दोनों कंडक्ट करते हैं। इस बार का कहाँ किया गया है, नेपाल, सलजाहंदी नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में किया गया है। ठीक है, तो ये सबने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस चीज का, ऑब्जेक्टिव था कि हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे में जो ट्रस्ट है उसको डेवलप करना है, क्योंकि अभी भी आप जानते हैं कि नेपाल के साथ हमारे कुछ ना कुछ इश्यूज लगे हुए हैं, चाहे वो काला पानी लिम्पियाधुरा वाला इशू हो, जो लैंड का डिस्प्यूट चल रहा है। तो इस तरीके से इश्यूज हमारे उनके साथ अभी हैं। तो उसी के तहत यहाँ पर एक ये ऑर्गेनाइज की गई है, और ये मिलिट्री है। ठीक है, ये नेवी की या फिर एयरफोर्स की नहीं है। नेवी की तो हो भी नहीं सकती ना, पानी नहीं है ना, लैंड लॉक्ड है नेपाल तो उनके साथ नेवी का तो हो नहीं सकता है। क्लियर हुआ सबको। तो ये क्वेश्चन है छोटा सा, इसको जरूर रिवाइज करिएगा, एक्सरसाइजेस पे आपको याद रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जो है यूपीएससी ने 2016 में पूछा था। एक्चुअली ये क्वेश्चन लाने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन ना पता नहीं सबका फेवरेट इतना क्वेश्चन क्यों है ये वाला, तो मैंने सोचा कि आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष जो है यहाँ पर ये क्यों स्टार्ट किया गया है, ताकि हर एक को यहाँ पर जितने भी चिल्ड्रन है और जितनी भी यहाँ पर गर्भवती महिलाएं हैं उनका टीकाकरण कराने का एक पूरा यूनिवर्सल लेवल पे ये प्रोग्राम चल रहा है। यूनिवर्सल लेवल पर हम लोग यहाँ पे चाहते हैं, 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। और उस समय के जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा, उन्होंने यहाँ पर जो है इस चीज को जो है स्टार्ट करवाया था, जिसमें हमारी 8 वैक्सीन कवर हुई थी। जिसमें हमारा टेटनस हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, न्यूमोनिया हो गया, इस तरीके की सारी चीजों को ये कवर करेगा, जो कि बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट किया गया था। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को, सिटीज को और हमारे राज्यों को कवर अप किया गया था। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, जस्ट मेरा ऑब्जेक्टिव ये था आपको इस पूरे को बताने का। ठीक है,
तो आप लोगों को सबको क्लियर हुआ सारे के सारी चीजें, आप लोगों से सारे सवाल किए जा सकते हैं। जितना भी मैंने यहाँ पर क्लास में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, ये सारे आपके जो है मेंस के लिए नहीं बताए। मैंने आपको जो भी करवाया आज की क्लास में, ये मैंने आपको प्रिलिम्स के लिए जो है, वो जो आपका प्रिलिम्स है, चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हैं, प्रिलिम्स का लेवल जो है वो एमसीक्यू बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए बताया है। ठीक है। अगर आपने मेंस के लिए पढ़ना है या कुछ भी है, तो हमारा जो एक और यहाँ पर चैनल है जिसमें मेरी डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस जाती हैं, डिटेल के अंदर बहुत ज्यादा एडिटोरियल्स डिस्कस किए जाते हैं। इस चैनल पे नहीं आती हैं वो जो है आपका, इस चैनल पे मैं यहाँ पर सारा अवेलेबल कराती हूँ, ओनली करंट अफेयर के नाम से। ठीक है। ओनली करंट अफेयर के नाम से चैनल है, उस पे सारी की सारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से वीडियोस जाती हैं। तो अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप वो वाली वीडियो देख लो। अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप एमसीक्यू एग्जाम के लिए कर रहे हो, आप आरओ एआरओ बीईओ इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप लोग ये वाला जो पूरा लेक्चर है, इसमें बताई हुई सारी की सारी बातें आप यहाँ पे लिख लो। ये सारी की सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तसल्ली से नोट करो सारी चीजें, कोई जल्दी नहीं है। अब बैक करो, पॉज करो, वीडियो को दोबारा से सुन लो, पर कंप्लीट पूरा अपना कर लेना, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा तरीके से इकट्ठी कर करके मैंने यहाँ पर इकट्ठा करा है कि ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सबसे ज्यादा सवाल किए जाते हैं। समझ गए, सबसे ज्यादा सवाल इनसे बनने के चांसेस है। क्लियर हुआ सब लोगों को? सो थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सबका सुनने के लिए। आप सभी को दोबारा से एक बार न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं जल्दी आप लोगों से अगले साल के न्यू करंट अफेयर्स के साथ। हैप्पी न्यू ईयर, जय हिंद।